अमेरिका से प्रधानमंत्री के रवानगी से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उन्हें खास तोहफा देकर विदा किया। बाइडेन ने मोदी को 157 कलाकृति और पुरावशेष सौंपे। ये दूसरी से लेकर 18वीं सदी तक पुराने हैं। मोदी ने कहा कि कलाकृति और पुरावशेष किसी भी देश की अमूल्य धरोहर होती है। इनको सुरक्षित और संरक्षित रखना अपने सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा है। इनमें लगभग 71 प्राचीन कलाकृतियां सांस्कृतिक है, वहीं शेष छोटी मूर्तियां हैं। सभी भगवान बुद्ध से संबंधित है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ बुलाया गया किसानों का भारत बंद खत्म हो गया। सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक बंद के दौरान कई नेशनल और स्टेट हाईवे ब्लॉक रहे। कई रूट डाइवर्ट करने पड़े। ट्रेनों की आवाजाही भी प्रभावित रही। दिल्ली से जाने वाले कई ट्रेनें रद्द कर दी गई। बंद का असर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में सबसे ज्यादा दिखाई दिया। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर को भी 10 घंटे बाद खोल दिया गया। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा, भारत बंद पूरी तरह कामयाब रहा। अब संयुक्त किसान मोर्चा आगे की रणनीति बनाएगा। इस बीच प्रदर्शन के दौरान दिल्ली सिंघू बॉर्डर पर एक किसान की मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि दिल का दौरा पड़ने से उसकी जान गई है। भारत बंद पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने कहा कि पिछले कई महीनों से जारी आंदोलन के दौरान 700 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई, जबकि बातचीत से हल निकल सकता था। समाजवादी पार्टी ने कहा कि केंद्र में सत्तारूढ़ ये पहली ऐसी सरकार है जो अपने ही खिलाफ प्रदर्शन को खाद पानी दे रही है। बहुजन समाज पार्टी के नेता सुधींद्र भदौरिया ने कहा, 1 साल के आंदोलन के दौरान 700 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई। केंद्र सरकार को बातचीत के माध्यम से इस प्रदर्शन को पहले ही समाप्त कर देना चाहिए था। बातचीत से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। किसानों की सभी मांगे जायज है और बहुजन समाज पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने पहले ही भारत बंद में शामिल होने की घोषणा कर दी थी। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर कहा, केंद्र द्वारा जल्दबाजी में बनाए गए 3 कृषि कानूनों से असहमत व दुखी देश के किसान इनकी वापसी की मांग को लेकर लगभग 10 महीने से पूरे देश व खासकर दिल्ली के आसपास के राज्यों में तीव्र आंदोलित है। भारत बंद के शांतिपूर्ण आयोजन को बहुजन समाज पार्टी का समर्थन। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी ट्वीट कर कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के काले कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलित किसानों द्वारा बुलाए गए भारत बंद का समाजवादी पार्टी पूर्ण समर्थन करती है। किसान विरोधी काले कानूनों को वापस ले सरकार। गौरतलब है कि सरकार और किसानों के बीच 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन सभी बातचीत बेनतीजा ही रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि किसानों का अहिंसक सत्याग्रह आज भी अखंड है, लेकिन शोषणकार सरकार को ये नहीं पसंद है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि किसान 1 साल से आंदोलन कर रहे हैं। ये किसानों का बंद है। देश की जनता पूरी भावनाओं के साथ किसानों के साथ है। उद्योग तो वैसे ही बंद है। बेरोजगारी के कारण लोग वैसे ही घरों में बैठे हैं, तो बंद तो चल रहा है। इसलिए किसानों ने भी बंद का ऐलान किया। वे मन से उनके साथ है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाति जनगणना कराने को लेकर फिर से अपनी मांग को दोहराया। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना कराना देश के हित में होगा। नीतीश ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि जातिगत जनगणना न कराने को लेकर अपने रुख पर वे पुनर्विचार करें। बता दें कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा देकर इस मामले में साफ कर दिया कि वो जातिगत जनगणना नहीं करवाएगी और ये फैसला काफी सोच समझ कर लिया है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी और कांग्रेस नेता शर्मिष्ठा मुखर्जी ने सक्रिय राजनीति से संन्यास की घोषणा कर दी है। इसी के साथ वह मुखर्जी परिवार की आखिरी सदस्य है जिन्होंने कांग्रेस पार्टी से दूरी बना ली है। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि वह कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता नहीं छोड़ रही है। बता दें कि इससे पहले प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी भी कांग्रेस छोड़ तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। शिवसेना ने आरोप लगाया कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के प्रमुख बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी देश में भारतीय जनता पार्टी की सफल यात्रा के पर्दे के पीछे के सूत्रधार है। इतना ही नहीं, शिवसेना ने ओवैसी को बीजेपी का अंडरगारमेंट करार दिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए उसे जुमला पार्टी करार दिया और कहा कि आने वाले दिनों में उसे देश भर में हराएंगे। भवानीपुर में 30 सितंबर को होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर ममता ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने ईर्ष्या के कारण उन्हें रोम में होने वाले वैश्विक शांति सम्मेलन में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के ये हथकंडे सफल नहीं होने वाले। पश्चिम बंगाल की भवानीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार करने पहुंचे बीजेपी सांसद दिलीप घोष पर हमला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने हमले का आरोप सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लगाया है।
इस दौरान टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट भी हुई है। इसके अलावा टीएमसी कार्यकर्ताओं ने दिलीप घोष के खिलाफ नारेबाजी की और धक्का मुक्की भी की गई। पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी आम लोगों के बीच पहुंच बना रहे हैं। इसके तहत उन्होंने एक नवविवाहित जोड़े को शुभकामनाएं देने के लिए अपने काफिले को रुकवा लिया। उनकी ओर से कार से उतरकर दंपत्ति को बधाई देने के दौरान वहां मौजूद लोग आश्चर्यचकित रह गए। वहीं नवविवाहित जोड़ा बेहद खुश नजर आया। पंजाब सरकार ने घटना का एक वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर में जबरदस्त तेजी का दौर जारी है। कारोबार में कंपनी का शेयर 1.63% बढ़कर 2,523 रुपये 20 पैसे के पार पहुंच गया है। इस तेजी से चलते रिलायंस का मार्केट कैप बढ़कर 17 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेचुरल गैस और कच्चे तेल के दाम बढ़ने से रिलायंस के मुनाफे में जोरदार तेजी की उम्मीद है। जर्मनी में नई संसद के लिए हुए मतदान के आए अनुमानित परिणामों में सोशल डेमोक्रेटिक सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। चुनाव परिणामों के अनुसार मार्केल की पार्टी 2005 के बाद पहली बार सरकार का नेतृत्व करने की स्थिति में नहीं है। परिणामों के साथ एंजेला मार्केल की 16 साल के रूढ़िवादी नेतृत्व वाला शासन समाप्त होने की कगार पर है। परिणामों में सेंट्रल लेफ्ट सोशल डेमोक्रेटिक यानी कि SPD 25.5% वोट के साथ सबसे आगे है। इसके बाद मार्केल के CDU CSU कंजर्वेटिव गठबंधन को 24.5% वोट मिले हैं। महिलाओं के अधिकार लगभग खत्म करने वाले तालिबान ने अब अफगान के पुरुषों की आजादी पर भी रोक टोक शुरू कर दी है। अफगानिस्तान के हेलमंद प्रांत में तालिबान ने सभी सैलून में दाढ़ी शेव करने या उसे ट्रिम करने पर रोक लगा दी है। इसको लेकर तालिबान ने एक चिट्ठी भी जारी की है। द फ्रंटियर पोस्ट ने एक खबर में तालिबान की चिट्ठी के हवाले से ये लिखा है कि दक्षिणी अफगानिस्तान के हेलमंद प्रांत में तालिबान ने स्टाइलिश हेयर स्टाइल और दाढ़ी शेव करने पर पाबंदी लगा दी है। पाकिस्तान के ग्वादर में बलूच विद्रोहियों ने बम से हमला करके देश के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की प्रतिमा नष्ट कर दी। इसकी जिम्मेदारी प्रतिबंधित बलूच लिबरेशन फ्रंट ने ली है। सुरक्षित क्षेत्र माने जाने वाले मरीन ड्राइव पर जून में ये प्रतिमा स्थापित की गई थी। तालिबान के अफगानिस्तान में काबिज हो जाने के बाद लड़कियों पर पाबंदियों को लेकर रोज नए नए फरमान जारी किए जा रहे हैं। कभी इन्हें खेलने से रोक दिया जाता है तो कभी काम करने वाली महिलाओं को घर पर ही रहने का आदेश दिया जाता है। अब तालिबान लड़कियों की पढ़ाई को लेकर भी सख्त कानून बनाने जा रहा है। तालिबान के राज में अफगानिस्तान की यूनिवर्सिटी में लड़के और लड़कियां एक दूसरे से ना मिल पाए, इसके लिए कक्षाओं में पर्दे लगाए जाएंगे। नए प्रस्ताव के अनुसार पर्दे लगाने के साथ साथ युवक युवतियों के लिए अलग अलग शिफ्ट में कक्षाएं चलेगी। द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक महिला सशक्तिकरण की तरफ एक और कदम बढ़ाते हुए सऊदी अरब की 2 बड़ी मस्जिदों में करीब 600 प्रशिक्षित महिलाओं की तैनाती की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अरब की इन 2 पवित्र मस्जिदों में एजेंसियों के माध्यम से 600 महिलाओं की तैनाती की गई है। इसमें वुमेन डेवलपमेंट अफेयर्स एजेंसी में महिला विकास मामलों के उपाध्यक्ष अल अनोद अल अबोद के नेतृत्व में 310 महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधि देबोराह लियोन्स ने पूर्व अफगान राष्ट्रपति हामिद करजई से मिलकर अफगानिस्तान के मानवीय हालात को लेकर चिंता जताई है। ये किसी वैश्विक संगठन के प्रमुख अधिकारी का इस सप्ताह दूसरा अफगान दौरा है। इससे पहले सप्ताह की शुरुआत में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस घेब्रेयेसस काबुल पहुंचे थे। इंग्लैंड के ऑलराउंडर प्लेयर मोइन अली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। 34 साल के मोइन ने 64 टेस्ट मैच खेले और 195 विकेट हासिल किए। उन्होंने अपने करियर के दौरान 5 शतक भी लगाए। मोइन फिलहाल UAE में चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से IPL खेल रहे हैं। माना जा रहा है कि वे T20 विश्व कप 2021 में इंग्लिश टीम का हिस्सा होंगे। विराट कोहली T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेलते हुए ये उपलब्धि हासिल की। ऐसा करने वाले कोहली दुनिया के 5वें बल्लेबाज हैं। उनसे पहले क्रिस गेल, किरोन पोलार्ड, शोएब मलिक और डेविड वार्नर T20 क्रिकेट में 10,000 से ज्यादा रन बना चुके हैं। T20 वर्ल्ड कप के बाद भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के दौरे पर जाना था, लेकिन फिलहाल इस दौरे को स्थगित कर दिया गया है। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने व्यस्त शेड्यूल को देखते हुए भारत के दौरे को अगले साल के अंत तक के लिए स्थगित कर दिया है। स्टंट बेस्ड रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 11 ने
दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। पिछले कुछ हफ्ते थ्रिलर और एक्शन से भरपूर रहे। शो में हिस्सा ले रहे कंटेस्टेंट ने अपनी दमदार परफॉर्मेंस से सभी को प्रभावित किया। फिनाले में पहुंचे अन्य कंटेस्टेंट को पीछे छोड़ते हुए अर्जुन बिजलानी ने रोहित शेट्टी के शो को अपने नाम कर लिया। वह सीजन 11 के विजेता बन गए हैं। पूरे शो के दौरान अर्जुन ने जबरदस्त खेल दिखाया। उनके साथ टॉप 3 में दिव्यांका त्रिपाठी और विशाल आदित्य सिंह पहुंचे।